गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अब हम चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द हाइड्रोसेफेलस इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से हर बार हाइड्रोसेफेलस से एक ना एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन होता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाइड्रोसेफेलस की अगर हम बात करें, हाइड्रोसेफेलस जो होता है ग्रीक वर्ड होता है जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला हाइड्रो, दूसरा सेफेलस। हाइड्रो का मतलब होता है फ्लूइड और सेफेलस का मतलब होता है ब्रेन। अब हम बात करते हैं इसका टोटल समरी अगर हम करें तो फ्लूइड इन द ब्रेन के अगर बारे में हम चर्चा करें तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोसेफेलस। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसेफेलस के फाउंड इन 1 to 3 इन एवरी 1000 चाइल्ड, 1000 बच्चों में से इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इसके पाने की वो होती है 1 से 3, जिसके अंदर 3 से 4 बच्चों के अंदर 1000 बच्चों में ये पाया जाता है। एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। जो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जो कि CSF, जो लेटरल वेंट्रिकल और साइडलिंग वेंट्रिकल्स होते हैं, जो कि CSF का श्रावण करते हैं, जो CSF के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, उन CSF के वेंट्रिकल्स जो एबनॉर्मल एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइड्रोसेफेलस। अब हम बात करते हैं मे बी अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन, मे बी अकर ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द CSF। अगर हम बात करें कि जो एब्जॉर्प्शन है और जो प्रोडक्शन है उनके बीच में इम्बैलेंस आ जाना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोसेफेलस कहलाता है। अब हम इसकी बात करते हैं जो मेन कोजेज़ होते हैं हाइड्रोसेफेलस के, वो क्या क्या हो सकता है। इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, जो कंजेनाइटल और एक्वायर्ड कोजेज़, क्योंकि हाइड्रोसेफेलस कोई भी पीडियाट्रिक के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो दो तरीके से फाउंड होती है, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज़ेज़ होती हैं पीडियाट्रिक की वो दो कंडीशन में पाई जाती हैं, एक तो कंजेनाइटल होगी या फिर वो एक्वायर्ड होगी। क्योंकि कंजेनाइटल होगी जो बाई बर्थ होगी और एक्वायर्ड होगी जो बर्थ के आफ्टर हमें उस चीज़ से सफरिंग करना पड़ेगा। तो कंजेनाइटल की अगर हम बात करें तो कंजेनाइटल में सबसे पहला आता है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, फिर आता है कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, फिर आता है कंजेनाइटल मार फॉर्मेशन। अब हम बात करें कि एक्वायर्ड के बारे में, एक्वायर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है इन्फेक्शन, फिर आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब किसी भी एक्सीडेंटल केस या किसी भी ब्रेन ट्रॉमा या किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी के थ्रू हम हाइड्रोसेफेलस से सफ़र कर सकते हैं। नियोप्लाज्म की बात करें और केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके द्वारा भी हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन फॉलो हो सकती है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस के टाइप्स की, कि जो हाइड्रोसेफेलस के टाइप्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। हाइड्रोसेफेलस दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग अगर हाइड्रोसेफेलस की अगर बात की जाए, कम्युनिकेटिंग अगर हाइड्रोसेफेलस की अगर हम बात की जाए तो इसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस या एक्स्ट्रा वेस्कुलर वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस। मतलब अगर हम बात करें कि जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है उसको बोलते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जिसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पाया जाता, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस। इसी के आधार पे अगर हम इसमें क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के अंदर डिफरेंस बताइए, तो आप इन तथ्यों के आधार पे हाइड्रोसेफेलस के दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन कम्युनिकेटिंग, इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस या इंट्रा वेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए जो कोजेज़ आते हैं वो क्या आता है कि जो कम्युनिकेटिंग जो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग हाइड्रोसेफेलस है, कम्युनिकेटिंग जो होता है जिसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, उसके अंदर कोज क्या हो सकता है कि CSF की ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हाइड्रोसेफेलस जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस है उसका कोज हो सकता है। आउटफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आउटफ्लो हो सकता है ओवर प्रोडक्शन अकर ड्यू टू द कैंसर ऑफ कोरोइड प्लक्सस, कोरोइड प्लक्सस ऑफ पेप्लियोमा। एक कहते हैं कि जो हाइड्रोसेफेलस में CSF प्रोडक्शन होता है ना, वो कोरोइड प्लक्सस के थ्रू होता है, कि ब्रेन के अंदर जो कोरोइड वेंट्रिकल्स के इधर कोरोइड प्लक्सस पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं CSF का प्रोडक्शन। अब ओवर प्रोडक्शन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसका जो मेन रीज़न होगा वो होगा कैंसर ऑफ कोरोइड प्लक्सस।
जो कोरोइड प्लेक्सस के अंदर कैंसर जो रीज़न होगा, कैंसर वाला जो कोरोइड प्लेक्सस वाला रीज़न है उसके अंदर अगर हमें कैंसर देखने को मिल रहा है, इसका साफ साफ मतलब यही है कि हमें CSF का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और उसको बोलते हैं हम कोरोइड प्लेक्सस पेप्लियोमा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नॉन कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस के अंदर, जिसको इंट्रावेंट्रिकुलर हाइड्रोसेफेलस भी बोला जाता है और इसको फॉर्म होता है हाइड्रोसेफेलस। मेडिकल कंडीशन जो होती है इसकी हाइड्रोसेफेलस होती है। मेन अगर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो। जो आउटफ्लो मेन का कोजेज इसका क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो, जो इसका ऑब्स्ट्रक्शन है वो आउटफ्लो हो रहा है। अब इसका जो प्रोडक्शन है ऑफ CSF है वो नॉर्मल होगा, क्योंकि हमें इसमें क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो तो नॉर्मल होगा। पर कम्युनिकेटिंग जो वाला था उसके अंदर ओवर प्रोडक्शन देखने को मिल रहा था। उसका जो मेन रीज़न था वो था कोरोइड प्लेक्सस के अंदर कैंसर, और उसको बोला जाता है कोरोइड प्लेक्सस पेप्लियोमा। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। अगर इन्फेंट के अंदर हम बात की जाए तो सीधी सी बात है, हाइड्रोसेफेलस अगर होगा, हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 वीक के अंदर बढ़ेगा, जिसे बोलते हैं मैक्रोसेफेली। हेड सर्कमफेरेंस का बढ़ना बोलते हैं मैक्रोसेफेली। बल्जिंग फोंटेनल, जो हमारे फोंटेनल होते हैं उनके अंदर बल्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स बोलते हैं इसको। जो हाइड्रोसेफेलस का अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है वो बल्जिंग है। कभी कभी नॉर्सेट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है कि अर्ली व्हाट इज़ द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइड्रोसेफेलस इन इन्फेंट, तो हम क्या करेंगे, बल्जिंग फोंटेनल ही उसका आंसर होगा। वाइडली सेपरेटेड सूचर, जो क्लोज़र है, वाइडली सेपरेटेड जो सूचर होंगे ना, अगर सीधी सी बात है हेड सर्कमफेरेंस अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि जो सूचर हैं वो वाइडली सेपरेटेड हो जाएंगे। अब डिकेड द क्लोज़र ऑफ द फोंटेनल, फोंटेनल जो होंगे वो क्लोज़र हो जाएंगे। अब दूसरी बात अगर हम करें तो सन सेटिंग साइन, ये सन सेटिंग साइंस, इसमें सन सेटिंग के अंदर आई ड्रॉप साइन हो सकते हैं, सन सेटिंग ऑफ आई हो सकते हैं। आई लिड का जो सन सेटिंग हो जाती है उसको बोलते हैं सन सेटिंग आइज। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो होती है जो क्रैक्ड पोर्ट साइन या मैकवेन साइन या पुअर फाइंडिंग साइन, इसके अंदर जो होते हैं 2 तरीके के साइन, 3 तरीके के साइन होते हैं। क्रैक्ड पोर्ट साइन बोल सकते हैं इनको, या मैकवेन साइन बोल सकते हैं, और दूसरा बोलते हैं पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग की वजह से भी हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन बच्चों में देखने को मिल सकती है। क्रैक्ड पोर्ट साइन या मैकवेन साइन बोल सकते हैं। दूसरा साइन होता है सन सेटिंग साइन। अब हम बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर कि चिल्ड्रन के अंदर इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होंगे। अब चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो हाई श्रिल क्राई, अगर बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है वो चिल्लाएगा, उसको दर्द होगा, पेन होगा, उसको सीजर्स आएंगे, नेस्टिग्मिज्म होगा, इरिटेबिलिटी होगी, उसको हेडक होगा, नोजिया वॉमिटिंग तो होगी, क्योंकि जो मेन कंट्रोलर जो ब्रेन है, मेन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द काइंड टू कंडक्ट ऑफ द ऑल सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर, जो कमांड कर रहा है वो खुद एक उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है, उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुका है, तो सीधी सी बात है नोजिया और वॉमिटिंग का होना सीधी सी बात है। अब अगर लिथार्जी होगी और हेड सर्कमफेरेंस बढ़ा है तो लिथार्जी होगी, और फिर कन्फ्यूज़न भी देखने को मिलेगी, कन्फ्यूज़न भी वहाँ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट की, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पीडियाट्रिक में मोस्टली जो आता है क्वेश्चन वो मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की क्वेश्चन। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम सबसे पहला उसको डायूरेटिक के अंदर हम देंगे ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं इसको, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होती है, डायूरेटिक होती है, जो ड्रग ऑफ चॉइस का काम करती है। किसके लिए, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्वेश्चन आता है नॉर्थ सेट के अंदर 2017 नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइड्रोसेफेलस। बहुत लोगों ने गलत किया था, मगर उसका क्वेश्चन साफ साफ था, मेडिकल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है एसिटाजोलामाइड इज़ द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ द हाइड्रोसेफेलस। अब हम बात करते हैं कि इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की। सीधी सी बात है कि अगर हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, हमें हाइड्रोसेफेलस देखने को मिल रहा है, तो हम वहाँ सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सर्जरी इज़ कॉल्ड, मोस्टली जो होता है ना
ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस जो होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, उसके लिए ही हम सर्जरी की बात यहाँ करते हैं। तो हम सबसे पहले सर्जरी इज़ कॉल्ड शंटिंग। यहाँ हम 4 शंट जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला शंट होता है वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट, वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट की अगर हम बात करते हैं तो वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट के बारे में, वीपी शंट जिसे बोला जाता है, जैसे क्या बोला जाता है, वीपी शंट बोला जाता है, वेंट्रिकुलो प्लूरल शंट। इसमें क्या होता है, जो लेटरल वेंट्रिकल होता है वो सीएसएफ को ड्रेन करता है, किसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अगर ड्रेन करे तो उसको बोलते हैं वीपी शंट। अगला होता है वीपी शंट, एक वीपी शंट के नाम से और दूसरा आता है वो होता है वेंट्रिकुलो पैराइटो प्लूरल कैविटी। और अगर जो लेटरल वेंट्रिकल है सीएसएफ को ड्रेन करता है प्लूरल कैविटी के अंदर तो उसको बोलते हैं वीपी शंट। अगर हम जो वीयू शंट जो होता है वो अगर जो लेटरल वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल अगर सीएसएफ को ड्रेन कर रहा है यूरेटर से होते हुए बाहर तो उससे क्या कहते हैं हम वीयू शंट। और वीए शंट जो होता है आर्ट्रियल होता है, वेंट्रिकुलो आर्ट्रियल शंट। राइट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर अगर लेटरल वेंट्रिकल सीएसएफ को ड्रेन कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम वीए शंट। मैंने आपको कॉमन में समझा दिया है क्योंकि काफ़ी बार सर्जरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं हम उसके नर्सिंग डायग्नोसिस की। अब हम अगर बात करें तो उसके नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सबसे पहला अगर हम डायग्नोसिस बात करते हैं अल्टर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न। अल्टर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न की अगर हम बात करें तो अल्टर्ड सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न रिलेटेड टू द इंक्रीज ऑफ द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर कैसे बढ़ा, क्योंकि सीएसएफ के अंदर अगर वेंट्रिकल्स के अंदर इन्फेक्शन बढ़ा, इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि टिश्यू इंक्रीज सीएसएफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर सीएसएफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि आईसीपी ही, अगर सीएसएफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आईसीपी बढ़ेगा। अगर आईसीपी बढ़ा, आईसीपी इंक्रीज़ हुआ तो सीधी सी बात है जो सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न होगा, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न होगा वो सीधी सी बात है अल्टर्ड होगा। अगर वो अल्टर्ड होगा, सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूज़न अल्टर्ड होगा। अब सेकंड अगर हम बात करें तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि हम कोजेज़ के आधार पे नर्सिंग डायग्नोसिस डिफाइन करते हैं। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू द शंटिंग। शंटिंग कैसे कि अगर हमने जब शंट किया है, शंटिंग हमने वीपी शंट, वीयू शंट, वीए शंट और वीपी शंट हमने शंटिंग अगर की है तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांस बढ़ेंगे, इसलिए शंटिंग इसका मेन कोज है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द पुअर फीडिंग। हमने जहाँ इन्फेंट के अंदर जो कोजेज़ पढ़े थे, साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने पुअर फीडिंग एक साइन पढ़ा था, उसका जो मेन रीज़न था वो हाइड्रोसेफेलस रीज़न था, इसीलिए यहाँ अल्टर्ड न्यूट्रिशन रिलेटेड टू द पुअर फीडिंग। अब हम बात करते हैं पेरेंटल एंजाइटी रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। जो पेरेंटल एंजाइटी है भाई, पेरेंटल अगर एंजाइटी की अगर हम बात करते हैं, पेरेंटल एंजाइटी की अगर बात करते हैं तो पेरेंटल एंजाइटी रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ चाइल्ड। एंजाइटी किस वजह से है, वो कंडीशन डिपेंड करती है किसके, चाइल्ड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, चाइल्ड की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम डायग्नोसिस लिखते हैं तो सीधी सी बात है क्वेश्चन आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट पर। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको 3 चीज़ें लिखनी होगी। सबसे पहला हेल्थ एजुकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर लिखनी पड़ेगी, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के बाद आपको पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर लिखनी पड़ेगी। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में अगर हम बात करते हैं, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में एक सीधी सी बात निकल कर आती है कि प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर होता है उसके अंदर हम उसको एनाल्जेसिक देंगे जो पेन को कम कर सके, कार्बामेज़ेपिन देंगे, उसको हम जो है उसके जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे, उसको हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग देंगे जो उसको सीजर्स वगैरह को रोक सके। हम उसको एसिटाजोलामाइड तो दे ही रहे हैं जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, सीधी सी बात है। दूसरा हम उसको क्या है, उसका प्री ऑपरेटिव उसमें बेड रेस्ट देंगे, उसको कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे, उसको हम कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे। उसके लिए फिर हम उसको उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके लिए हम उसको कंफर्ट कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे, उसको पोजीशन देंगे, उसका जो हेड है उसको एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री, उसको एक प्रॉपर पोजीशन देंगे,
उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करवाएंगे, फिर उसके जो डॉक्टर के द्वारा उसको मेडिकेशन लिखी गई उसको टाइम टू टाइम उसको देंगे, उसकी डाइट को डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, फिर उसके इनटेक आउटपुट चार्ट को हम फॉलो करेंगे जिसकी वजह से उसको मॉनिटर करेंगे, उसके वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे एवरी 4 आवर इन 1 डे हम उसका वो करेंगे, उसको एक हर 4 आवर के अंदर उसकी जो पोजीशनिंग है उसको चेंज करवाएंगे ताकि उसको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो। ये उसके प्री ऑपरेटिव होंगे। अब पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या हो, जब उसकी शंटिंग कर दी गई है, पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर हम उसके जहाँ पर शंटिंग की गई है उस वाले एरिए पर उस तरफ उसको पोजीशनिंग नहीं देंगे, क्योंकि उस तरफ पोजीशनिंग देने का मतलब है इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाना। और उसके टाइम टू टाइम एवरी 4 आवर्स की हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे, उसको डाइटरी थेरेपी देंगे, उसको प्रोविजनल हम उसको एक डाइवर्जेशनल थेरेपी देंगे ताकि उसको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो, कूल एंड काम एनवायरनमेंट देंगे। आफ्टर सर्जरी उसके मेडिकेशन का ध्यान रखेंगे और जो फैमिली है उसको टीचिंग एंड प्रोवाइड द स्किल्स अबाउट द होम केयर आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल, कि हम उसको स्किल्स सिखाएंगे उनके फैमिली को ताकि वो उस हाइड्रोसेफेलस के द्वारा उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़े उनको कम किया जा सके। इसके लिए हम पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी करेंगे। अब पोस्ट ऑपरेटिव टीचिंग करेंगे फैमिली के लिए। अब हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन में कुछ सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिसको एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसे एक्सरसाइज है, कुछ और भी है, उसके जो मेडिकेशन हैं, उसके डाइटरी हैबिट्स है, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट है, उसके बहुत सारे कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो उसको फॉलो करवानी होती है पेशेंट को, ताकि नेक्स्ट जो फ्यूचर लाइफ या इन साइड जब वो हाइड्रोसेफेलस सर्जरी से पूरी तरह से रिकवर हो जाए, आगे उसका कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसलिए हम हेल्थ एजुकेशन के अंदर फैमिली को नए नए एडवाइस देते हैं ताकि नर्सिंग सपोर्ट और जो डॉक्टरेट सपोर्ट है पेशेंट को पूरी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके और पेशेंट बिल्कुल संतुष्ट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।